बात होती है हमारे मेन कैरेक्टर रियोटा से, जो कि एक टीम बेस्ड कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रियोटा से, जो कि एक टीम बेस्ड फाइटिंग गेम को लगातार खेलता रहता और फिर आगे चल के रियोटा का रैंक बढ़ जाता है। वो पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रियोटा नहीं रुकता, क्योंकि रियोटा को ऐसा लगता है कि वो जापान का सबसे नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। अब उसे पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर बनना है, और जो गेम रियोटा दिन भर खेलता रहता है वो पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि इस गेम के अंदर प्लेयर्स को किसी भी तरीके का गन नहीं दिया जाता, बल्कि उनके हाथ में होता है बम, और इन्हीं बम की मदद से उन्हें अपने अपोनेंट की टीम को खत्म करना होगा। और ये गेम इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि इस गेम के अंदर लगातार आपको दिमाग लगाना होता है कि आप बम की मदद से अपने अपोनेंट को कैसे मारेंगे। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते रियोटा ये बात भूल जाता है कि वो 22 साल का हो गया है और वो अब तक नल्ला है। लेकिन यहाँ पे रियोटा को इस बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो गेम के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, और यहाँ तक कि गेम के अंदर रियोटा की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। और यही कारण है कि रियोटा गेम के अंदर रहना चाहता है। लेकिन अचानक से रियोटा बेहोश हो जाता है, और जब रियोटा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, एक पेड़ पे लटका हुआ। वो देखता है कि उसके कंधों पे पैरासूट है, और रियोटा को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। फिर अपने आप को पैरासूट से अलग करने के बाद रियोटा जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही फोन का इस्तेमाल करने वाला था ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये होती है कि रियोटा के हाथ पे ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जो कि उसके हाथ के अंदर फिट कर दिया गया होता है। और यहाँ पे रियोटा को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया। रियोटा उस स्टोन को निकालने की कोशिश भी करता है और लगातार अपना हाथ दबाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसको कोई दर्द महसूस होता है, ना ही वो स्टोन को निकाल पाता है। तभी रियोटा का ध्यान 2 बैग पे जाता है, जो कि उसके पीछे रखे हुए थे, जिसमें से सबसे छोटे वाले बैग को तो रियोटा नहीं खोलता, लेकिन बड़े वाले बैग को रियोटा खोल के देखता है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रख, थोड़ा सा खा लेने के बाद और पानी पी लेने के बाद रियोटा सोचता है कि वो जंगल में इधर उधर घूमेगा, ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ पे है। लेकिन जब रियोटा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे काफी सारे कीड़े मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद रियोटा डर जाता है और भागते भागते जंगल से बाहर निकल आता है। और फिर वो बाहर आने के बाद ये देखता है कि उसके सामने बस समुद्र है। और फिर यहाँ पे रियोटा को याद आता है कि आखिरी दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूँ है कि उस दिन जब रियोटा घर पे वापस आता है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी है। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे को वो जॉब नहीं करनी। इसके बाद रियोटा फिर एक दुकान में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, और जब वो सामान लेके निकलता है तो उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं, जिन्हें रियोटा नहीं जानता था। और फिर रियोटा को बस इतना याद होता है कि उसके बाद वो इस जंगल में पहुंच गया, और इन्हीं बातों को सोचते हुए शाम हो जाती है। फिर रियोटा अपना सारा खाना भी खा लेता है, पानी भी पी लेता है, और अब रियोटा ये सोच रहा होता है कि वो कल क्या करेगा। तभी इसका ध्यान जाता है छोटे वाले बैग पे, और यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि उसे ये बैग खोलना चाहिए। वो बैग खोल के देखता है तो उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे बम होते हैं, जिनके बारे में अभी रियोटा को नहीं पता। और जैसे ही रियोटा उनमें से एक बम को उठा करके उसको एक्टिवेट करता है, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले कि इस बम का काउंटडाउन खत्म होता है, रियोटा उसको दूर फेंक देता है, और तुरंत ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद रियोटा सोच रहा होता है कि उसके छोटे से बैग में इतने सारे बम क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए रियोटा इन चीजों को इग्नोर कर देता है, और ये सोच रहा होता है कि उसे इस आइलैंड से बाहर कैसे निकलना है। और तभी रियोटा का ध्यान एक आदमी पे जाता है। रियोटा उसको तुरंत ही आवाज लगाने लगता है, और ये सोचता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये आदमी रियोटा को देखते ही तुरंत ही उसकी तरफ बम फेंक देता है। अब यहाँ पे रियोटा बच तो जाता है, लेकिन रियोटा को एक बात याद आती है। वो सोचने लगता है कि गेम में भी इसी तरीके से मैं अपोनेंट को मारने के लिए बम का इस्तेमाल करता था। लेकिन अभी के लिए रियोटा अपना बैग उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। रियोटा छुपने की कोशिश कर रहा था ताकि उस आदमी से अपनी जान बचा सके, लेकिन ये आदमी रियोटा का पीछा करना नहीं छोड़ता और लगातार रियोटा की तरफ बम फेंक रहा होता है। और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि उसे लड़ना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और तभी रियोटा अपने बैग में से बम निकालता है और तुरंत ही उस आदमी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बम फटता ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बम को एक्टिवेट नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब रियोटा दूसरा बम फेंकता है तो उसको एक्टिवेट करके फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बम नहीं फटता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बम को गलत तरीके से एक्टिवेट किया और कहीं और फेंक दिया। अब ये आदमी समझ जाता है कि रियोटा को बम का इस्तेमाल करना नहीं आता, और ये आदमी तुरंत ही रियोटा के पास आने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन यहाँ पे रियोटा पहले ही छुप जाता है, और जैसे ही आदमी रियोटा को ढूंढते हुए उसके पास आता है, तुरंत ही रियोटा उसके पीछे से निकलता है। और यहाँ पे रियोटा फिर धमकी देता है कि मैं बम तुम्हारी तरफ फेंक दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ऊपर से हमें बम क्यों दिए गए हैं। इन सवालों को सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया गया है, और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो हो सकता है तुम्हें ये भी ना पता हो कि बम का कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये आदमी एक और बम फेंक देता है रियोटा की तरफ। लेकिन रियोटा किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और यहाँ से भागते हुए कहीं पे जाके छुप
छुप जाता है। रियोटा ये सोच रहा होता है कि छुपने से शायद उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आदमी के सामने जा करके सरेंडर करने की सोचता है और वो उस आदमी से बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी बम फेंकना नहीं छोड़ता और वो फिर से एक और बम फेंक देता है रियोटा की तरफ। और यहाँ पे रियोटा उस बम ब्लास्ट की वजह से एक जंगल टाइप के इलाके में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी नहीं ढूंढ पा रहा था रियोटा को और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि रियोटा कहाँ चला गया। तभी रियोटा देखता है कि उसके हाथ पे जो लगा हुआ स्टोन है वो चमक रहा है और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि स्टोन एक रेडार की तरह काम करता है। इसका मतलब ये भी है कि पूरे दिन यहाँ पे छुपे रहने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उस आदमी को पता चल गया कि इस रेडार का कैसे इस्तेमाल करना है तो वो रियोटा को ढूंढ लेगा। रियोटा ये सोच रहा होता है कि सभी चीजें गेम की तरह लग रही है, क्योंकि गेम में भी हमें इसी तरीके का रेडार दिया जाता है और ऊपर से गेम में भी हमें बताया जाता है कि बम का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि बम का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े किसी भी प्लेयर के ऊपर, तो सबसे पहले तो बम को एक्टिवेट करो और उसके बाद जब आखिरी के 3 सेकंड बचे हो तब जाकर के बम फेंकना चाहिए। और यहाँ पे रियोटा अपने आप को समझा रहा होता है कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, तो उसके लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस आदमी को अभी तक से नहीं पता कि रियोटा कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए आदमी डिसाइड करता है कि वो चारों तरफ बम फेंकेगा ताकि कहीं से रियोटा निकल जाए। और यहाँ पे रियोटा तुरंत ही छुपने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। अब इस आदमी को जैसी आवाज आती है वो तुरंत ही पास पहुंच जाता है पानी के और सोचता है कि वो पानी के अंदर बम फेंकेगा। लेकिन इस आदमी को ये बात नहीं पता था कि ये सब एक चाल थी रियोटा की, क्योंकि रियोटा ने ऑलरेडी किनारे के ऊपर एक बम ऑलरेडी फिट कर दिया था और जैसे वो बम फटता है उस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस आदमी के बॉडी पार्ट जब उस पानी के अंदर गिर रहे होते हैं तब रियोटा देख लेता है उसके बॉडी पार्ट्स को। और यहाँ पे रियोटा खुद पे गुस्सा कर रहा होता है, उसको रोना आता है और रियोटा खुद से बोल रहा होता है कि मैंने एक आदमी की जान ले ली। लेकिन बाद में रियोटा अपने आप को ये कह करके समझाता है कि ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। और इसके बाद रियोटा चला जाता है सोने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इस आइलैंड पे आने से पहले रियोटा के साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूं है कि रियोटा ने गेमिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये रियोटा के लिए ड्रीम जॉब थी, लेकिन वो गेमिंग कंपनी मना कर देती है रियोटा को जॉब देने से। और उसके बाद से रियोटा फिर लगातार बस गेम खेलने लगता, उसको कहीं पे भी जॉब नहीं चाहिए। और यहाँ घर पे रियोटा की माँ उससे बोलती है कि अगर तुम्हें उस गेमिंग कंपनी के अंदर जॉब नहीं मिला तो कहीं और जॉब कर लो, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जॉब की कमी है, तुम कब तक घर में ऐसे ही नल्ले बैठे रहोगे और पूरे दिन गेम खेलोगे। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उसी कंपनी के अंदर काम करूंगा और नहीं तो मैं कहीं काम नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे रियोटा की माँ लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रियोटा अपनी माँ की नहीं सुनता और फिर आखिरी में उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना कंसोल सीधा फेंक देता है दीवार की तरफ, जो कि सीधा दीवार के अंदर चला जाता है। और फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि मेरी लाइफ मेरे ऊपर है, मैं अपनी लाइफ को देख लूंगा कैसे जीना है, आप अपनी लाइफ तो जी चुकी हो। और इसी के साथ रियोटा की आँख खुल जाती है। अब रियोटा की आँख खुलती है, उसको भूख लगती है तो रियोटा इधर उधर ढूंढने लगता है खाने के लिए और तभी नदी के किनारे उसे एक लड़की मिलती है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की रियोटा को देख करके डर जाती है। और वैसे तो ये लड़की रियोटा से मिल चुकी है, लेकिन गेम के अंदर, जहाँ पे दोनों ही अपने गेम के अवतार में थे। और ये लड़की रियोटा को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है, क्योंकि रियोटा की काफी ज्यादा फोटो आ चुकी है मैगजीन्स में और ऊपर से इसको ऐसा लगता है कि रियोटा नंबर 1 प्लेयर है तो वो उसकी मदद करेगा नंबर 1 बनने में। और रियोटा खुद इसको बुलाता है अपनी टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये लड़की किसी और प्लेयर का वेट कर रही थी, यानी कि अपने दोस्तों का, लेकिन उसके दोस्त उस समय आते ही नहीं, तो इसलिए रियोटा के साथ चली जाती है उसकी टीम में शामिल होने के लिए। और फिर इस लड़की को ये लगने लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि दोनों एक साथ आ जाएं। फिर अगले दिन इस लड़की की जो दोस्त होती है वो इससे माफी मांगते हुए बोलती है कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं गेम में ऑनलाइन नहीं आ पाई। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है और इस लड़की का नाम है हिमेको। और हमें ये पता चलता है कि हिमेको बहुत ही सुंदर है दिखने में, इसलिए काफी सारे लड़के उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हिमेको अपने दोस्त के साथ जब शॉपिंग कर रही होती है तो अपने दोस्त को ये भी बताती है कि उस रात जब तुम नहीं आई थी तो मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी। फिर इसके बाद जब दोनों लड़कियां कहीं बाहर जाने वाली होती है तब यहाँ पे हिमेको सोच रही होती है कि रियोटा कैसा दिखता होगा, कहीं वो एक बूढ़ा आदमी निकला तो मैं क्या करूंगी। तब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें दिन में सपने कम देखने चाहिए। और इसके बाद दोनों ही अपने गेम अवतार के कॉस्ट्यूम पहन करके फोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पे फोटो देख लेने के बाद हिमेको सोच रही होती है कि अगर ये फोटो रियोटा तक पहुंच गई तो रियोटा कैसा रिएक्ट करेगा, ये जान लेने के बाद कि जिस लड़की के साथ वो कल खेल रहा था वो स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है। तो देखा जाए तो हिमेको की जिंदगी भी बहुत ही आम है, वो ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में और ना ही तो वो गेम में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमेको इस जगह पे कैसे पहुंच गई उसको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हिमेको का ऐसा मानना है कि उसको पनिश किया जा रहा है। और फिर काफी देर ढूंढने के बाद हिमेको को भी एक बैग मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बम रखे होते हैं। और फिर हिमेको सोच रही होती है कि उसको काफी सारे लोगों की जान लेनी पड़ेगी यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। और इसके बाद ये डिसाइड करती है कि वो जंगल में जाएगी, लेकिन जंगल के अंदर इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में सोचते हुए हिमेको डर जाती है। और फिर हिमेको डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए यहीं पे आराम करेगी। और जब हिमेको आराम कर रही होती है तब उसे स्कूल की एक बात याद आती है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त मिलकर के बातें
बातें कर रहे थे कि अगर इस पेपर के ऊपर तुम किसी का भी नाम लिख दोगे जिसको तुम गायब करना चाहते हो तो वो गायब हो जाएगा, और जिस भी व्यक्ति ने नाम लिखा है उसे 1 मिलियन येन दिए जाएंगे। और इसी के साथ हिमिको की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने 3 आदमी हैं। वो तीनों आदमी बोलते हैं कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो ताकि हम तुम्हारे बम की मदद से काफी सारी मछलियां पकड़ सके, क्योंकि हमने जंगल में ढूंढा है लेकिन जंगल में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और ऊपर से हमें काफी दिनों तक सरवाइव करना होगा। हो सकता है कोई शिप यहाँ से गुजरती हो, नहीं तो आखिरी चारा हमारे पास यही बचेगा कि हमें भी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन तभी ये पहला आदमी बोलता है कि नहीं, हम इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी और की जान नहीं लूंगा। अब ये सुन लेने के बाद दूसरा आदमी बोलता है कि तुम डरपोक हो, और ऊपर से मेरी एक बात याद रखना कि जब सामने वाले की जान खतरे में होगी तो तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन पहला आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, और ऊपर से मुझे कमजोर भी मत समझना, मुझे जूडो आता है। तब दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हारा जूडो इन बम के सामने नहीं टिक पाएगा, और अब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। तभी दूसरा आदमी हिमिको को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला तो ये है कि तुम्हें अपनी जान लेनी होगी खुद से, अगर तुम अपने मोरल वैल्यू पर टिके हुए हो, नहीं तो दूसरा ये कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अभी के अभी हमारी जान लेनी होगी। लेकिन तभी हिमिको एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है अपनी जान बचाने के लिए, और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैं अब हिमिको की जान नहीं लूंगा और न ही मैं यहाँ पे किसी की जान लेने वाला हूँ। ये सब मैंने किया था कि मैं टीचर को रियलिटी दिखा सकूं। और इसके बाद ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें एक लीडर चुनने की जरूरत है, और ये तीनों मिल करके हिमिको को अपना लीडर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिमिको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको लीडर क्यों बना दिया गया है। और तभी इन तीनों की नजर जाती है आसमान पे। ये लोग देखते हैं कि आसमान में प्लेन के जरिए कुछ ड्रॉप किया जा रहा है। अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे खाना भेजा गया है, और ये तीनों आराम से खाना खाने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे टीचर आता है और बोलता है कि हमें ये खाना बचा लेना चाहिए बाद के लिए, और बाकी लोगों को भी देना चाहिए। हो सकता है हमारे अलावा कोई और लोग भी हो इस आइलैंड के ऊपर जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इस खाने की। लेकिन तुरंत ही दूसरा आदमी जान ले लेता है यहाँ पे टीचर की, क्योंकि इस आदमी को ऐसा लगता है कि अगर टीचर इनके साथ और जिंदा रहता तो हो सकता है टीचर इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। और अपने सामने खून होता हुआ देख हिमिको चौंक जाती है। तभी हिमिको को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था यहाँ पे आने से पहले। उसे याद आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी और सेनपाई नाम के एक आदमी के घर पे जाने वाली थी। अब ये लोग सेनपाई से मिलते भी हैं और उनके घर पे जाने ही वाले थे। लेकिन तुरंत ही हिमिको बोलती है कि मुझे घर पे कुछ काम है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। लेकिन हिमिको वापस आती ही नहीं, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस आइलैंड पे पाती है। अब यहाँ पे ये मोटा सा आदमी हिमिको को उठाता है नींद से और बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हो सकता है टीचर की तरह वो दूसरा आदमी हम दोनों की भी जान ले ले। और अब ये दोनों जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी मोटा सा आदमी हिमिको को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्टोन लगा हुआ है तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो रेडार के तौर पे। और जब हिमिको इसका ट्राई करती है तब उसको पता चलता है कि वो दूसरा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। और तभी लोग भागते भागते ब्रिज के पास आ जाते हैं, जो ब्रिज बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। अब हिमिको तो पार कर जाती है उस ब्रिज को, लेकिन ये मोटा सा आदमी डर रहा होता है। लेकिन तभी इस मोटे से आदमी के पीछे वो दूसरा आदमी आ जाता है और वो तुरंत ही बम फेंक देता है मोटे आदमी पे। अब अपनी जान बचाने के लिए ये मोटा आदमी जिस ब्रिज से डर रहा था उस ब्रिज को तुरंत ही पार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा आदमी देखता है कि उसने जो बम छोड़ा है उसके अंदर पॉइजनस गैस है, इसलिए आदमी डिसाइड करता है कि वो इन लोगों का पीछा भी नहीं करेगा। और यहाँ पे ये मोटा आदमी हिमिको का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि आगे चल के तुम्हें काफी लोगों की जान लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे हिमिको ऐसा करने से मना कर देती है। तो ये मोटा आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है हिमिको के साथ, तो हिमिको एक जोरदार पंच मारती है उसके चेहरे पे, जिसके बाद ये मोटा आदमी पगला जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो हिमिको को जोर से पकड़ लेता है और वो कुछ गलत करने वाला था हिमिको के साथ। तब यहाँ पे हिमिको इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिमिको का। जब हिमिको सेनपाई के घर पे वापस आ जाती है अपने घर से, तब वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों का रेप हो गया है, और वो किसी और नहीं बल्कि सेनपाई ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर किया है। और यहाँ पे हिमिको के साथ भी यही होने वाला था। लेकिन हिमिको कैसे भी करके अपने आप को बचा करके वहाँ से भाग रही होती है, और तभी भागते समय वो अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका रेप हो रहा होता है। वो बोलती भी हिमिको से कि मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पे हिमिको डर जाती है और अपनी दोस्त को वहाँ से छोड़ करके भाग जाती है और जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस को सारी बात बताने के बाद सेनपाई और उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमिको के जितने भी दोस्त थे अब वो हिमिको से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी का ऐसा मानना है कि हिमिको उनको छोड़ के भाग गई थी। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में हिमिको को देखते हैं जो इन्हीं बातों को सोच रही होती है और एक जगह पे छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पे वो मोटा सा आदमी फिर से आ जाता है, हिमिको को पकड़ लेता है और ये आदमी हिमिको को पकड़ते ही उसका रेप करने वाला था। तब यहाँ पे हिमिको डिसाइड करती है कि वो अपने आप को बम से उड़ा लेगी ताकि ये मोटा आदमी यहीं पे मर जाए। तभी मोटा आदमी डर जाता है, वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हिमिको उस मोटे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो बम को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेने के बाद मोटे आदमी पे
छोड़ देती है, जिसके बाद वो मोटा आदमी वहीं पे मर जाता है और इस बात का हिमिको को कोई गम नहीं होता। अब यहाँ पे हिमिको सभी लड़कों को एक ही नजर से देखने लगती है और हिमिको डिसाइड करती है कि अब वो अपनी जान खुद ही बचाएगी। और यहाँ पे जब ये अपनी बॉडी को वॉश कर रही होती है तभी वहाँ पे रियोटा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रियोटा का ध्यान यहाँ पे हिमिको के बॉडी पे नहीं जाता, बल्कि हिमिको के पास जो खाना रखा हुआ था उस पे चला जाता है। लेकिन हिमिको यहाँ पे रियोटा को देखती है, तुरंत वहाँ से भागने लगती है। रियोटा उसका पीछा तो करता है, लेकिन तब तक हिमिको बहुत दूर निकल जाती है। तब यहाँ पे रियोटा को याद आता है कि उसके पास एक रेडार भी है, इसलिए वो अपने रेडार को एक्टिवेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि हिमिको किस डायरेक्शन में गई है। और जैसे ही यहाँ पे रियोटा को पता चल जाता है हिमिको का डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वाली झाड़ियां हिल रही हैं और यहाँ पे रियोटा अपना बम निकाल लेता है और झाड़ियों पे अटैक करने वाला था। लेकिन तभी उस झाड़ियों के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना और मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बस अपना पेट हल्का करने आया था। तभी रियोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, सबसे पहले तो अपना पैंट ऊपर करो और मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। अब ये बातें सुन लेने के बाद ये आदमी समझ जाता है कि रियोटा को नहीं पता कि प्लेन में क्या हुआ था। फिर ये आदमी बताता है कि हमें किडनैप किया गया था मैन इन ब्लैक के द्वारा, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक प्लेन पे पाया। मैंने देखा कि वहाँ पे टोटल 30 लोग हैं। उनके अलावा मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास हथियार थे। और तभी एक आदमी स्क्रीन के ऊपर आता है और बताता है कि ये गेम मैंने बनाया है। अब यहाँ पे रियोटा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कैसे एक आदमी इसको गेम बोल सकता है। अब यहाँ पे स्क्रीन वाला आदमी इन लोगों को बता रहा होता है कि हम तुम लोगों को लेकर के एक आइलैंड के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे आइलैंड के बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और उस आइलैंड में तुम्हें खाना पानी भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो जीना तो तुम्हें ये गेम खेलना होगा। लेकिन अगर तुमने गेम खेलने से मना किया तो मेरे लोग अभी के अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और खेलने के लिए आप लोगों को ग्रेनेड दिए जाएंगे। टोटल 8 तरह के ग्रेनेड है और हर एक ग्रेनेड एक दूसरे से अलग है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी कि वो ग्रेनेड किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनके अंदर कौन सी पावर है। और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें टोटल 8 स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा जो तुम्हारे हाथ पे है, और तुम्हें ये स्टोन्स तभी मिलेंगे जब तुम दूसरे प्लेयर की जान ले लोगे। लेकिन तभी रियोटा मना करता है सबको ये गेम खेलने के लिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रियोटा उस आदमी को जानता है जो स्क्रीन पे आकर सबको बता रहा है कि उनको गेम कैसे खेलना है। लेकिन यहाँ पे रियोटा क्योंकि जबरदस्ती मना कर रहा था कि उसे गेम नहीं खेलना है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते हैं, जिसके बाद रियोटा बेहोश हो जाता है। फिर एक एक करके सभी लोगों को बोला जाता है पैराशूट पहनने के लिए, और पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मना करता है कि उसे गेम नहीं खेलना है तो उसे बेहोश कर दिया जाएगा और फिर जबरदस्ती आयरन के ऊपर फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ पे रियोटा के साथ भी यही होता है और नीचे आने के दौरान रियोटा के बॉडी पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से रियोटा के हाथ पे खून लगा था। और यहाँ पे रियोटा एक बात ये भी समझ जाता है कि जो रूल्स उस आदमी ने बताए थे इस गेम को खेलने के लिए, वैसे ही रूल उस गेम में भी हैं जो रियोटा डेली खेला करता था। और यहाँ पे रियोटा को ये भी लगता है कि जो व्यक्ति इन सबको इस आइलैंड पे लेकर के आया है उसी ने वो वीडियो गेम भी बनाया होगा। लेकिन तभी इसको इस बात का एहसास होने लगता है कि इसे और 6 लोगों की जान लेनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन इस आदमी को ऐसा लगता है कि सच्चाई सुन लेने के बाद रियोटा को सदमा लगा है, इसलिए आदमी बोलता है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पे रियोटा थोड़ा घबरा रहा होता है। रियोटा सोचता है कि अगर वो इस आदमी के साथ टीम अप करेगा तो आगे चल करके उसे 14 लोगों की जान लेनी होगी। फिर ये आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी रियोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने टाइप के ग्रेनेड्स हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। रियोटा समझ जाता है कि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा, खासकर ऐसे समय में जहाँ पे कोई भी किसी की जान कभी भी ले सकता है। लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर एक टीम बनाएंगे। और यहाँ पे अब रियोटा को पता चलता है कि इस बूढ़े अंकल का नाम है टेरा। और रियोटा सोच रहा होता है कि अंकल बात करने में तो बहुत अच्छा है, तो उसको यहाँ पे क्यों लाया गया। और तभी इन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है आसमान में, और तभी रियोटा ऊपर चला जाता है देखने के लिए। टेरा भी पीछे से आ जाता है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये आवाज प्लेन की है और प्लेन के अंदर से काफी चीजें गिराई जा रही है नीचे की तरफ। और यहाँ पे रियोटा को ऐसा लगता है कि इन चीजों के अंदर जरूर खाना होगा, और उन्हीं में से एक सप्लाई बहुत ही नजदीक गिरा होता है जहाँ पे रियोटा होता है। और रियोटा उसके करीब चला भी जाता है, लेकिन तुरंत ही रियोटा देखता है कि वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और वो लड़की जैसे ही उस सप्लाई को उठाती है वहाँ पे एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो लड़की मर जाती है। और वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ करके उसका स्टोन ले जाता है। न केवल इतना ही, वो आदमी सारे बम भी ले जाता है और वहाँ पे जितने भी फूड सप्लाई थे उसको भी अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे रियोटा को फिर इस बात का एहसास होता है कि आज उसकी एक गलती उसकी जान ले ली थी, क्योंकि कोई भी फूड सप्लाई कहीं से भी अगर देखा जाता है तो वो हर किसी के द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि कोई भी प्लेयर उसके ऊपर ट्रैप लगा सकता है। और जैसे ही कोई दूसरा प्लेयर उस फूड सप्लाई के पास आएगा वो लोग उसकी जान ले लेंगे, ताकि उसका स्टोन भी ले लें और फूड सप्लाई को भी अपने पास रख लें। जब टेरा ऊपर आता है तो यहाँ पे रियोटा उससे माफी मांगता है कि मैं फूड सप्लाई को अपने पास नहीं ले पाया।
उसका कारण ये था कि कोई आदमी मेरे से पहले वहाँ पे आ गया था, उसने एक ट्रैप बिछा दिया था। वो तो अच्छा है कि मेरे से पहले वहाँ पे कोई और प्लेयर पहुँच गया था, इसलिए उसकी जान चली गई, नहीं तो उसकी जगह भी मैं होता। Experience a Verilux progressive lens powered by AI for instantly sharp vision and seamless transitions from near to far. Verilux by Ethanol. Explore